जनता को लगता है कि अब बदलाव की बयार भी होगी और जो विसंगतियां हैं प्रदेश में उन पर अंकुश लगेगा। लेकिन इस वक्त हम जिस विषय पर चर्चा के लिए यहाँ पर सबसे जुड़े हुए हैं वो विषय है राशन माफिया। विडंबना यह है कि लगातार सरकार इस बात को कहती है, अधिकारी इस बात को कहते हैं कि राशन माफिया पर शिकंजा लगेगा, लेकिन वो शिकंजा कसने की बजाय और खुल जाता है और राशन माफिया खुलकर जो है वो भ्रष्टाचार करते हैं। जो राशन हम गरीबों के घरों पर पहुंचना चाहिए वो राशन पीछे के दरवाजे से दुकानों तक पहुंच जाता है, बिक जाता है और एक तरह से भ्रष्टाचार का एक पूरा काकस, एक नेटवर्क बनता चला जाता है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में ये जो काकस है, जो नेटवर्क है, ये बहुत तगड़ा है और राशन माफिया जो है वो खुलकर अपना काम कर रहा है। आखिर इस राशन माफिया से कैसे निपटा जा सकता है? क्या इस पर अधिकारियों क्या इन पर अधिकारियों का प्रश्रय है और क्या जो मौजूदा सरकार है, मोहन सरकार, क्या वो सरकार इस माफिया पर शिकंजा कस पाएगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं गीत धीर, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। गीत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में हैं आप पार्टी के प्रवक्ता शशिकांत जी बसरिया। शशिकांत जी, बहुत स्वागत आपका भी करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं मनीष मामा, जो MIC मेंबर भी हैं, लेकिन इस वक्त राशन माफिया के खिलाफ वो कमर कसकर खड़े हुए हैं और इस बात को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि उन्हें धमकी मिली है। बाकायदा 18 से 19 फोन नंबर जो है उन्होंने पुलिस प्रशासन को सौंपे हैं, जिनसे उनको लगातार धमकी मिल रही है और अपना अभियान बंद करने की बात कही जा रही है। इस पर हम इस तरह चर्चा करेंगे आपसे मनीष जी। और हमारे साथ में मौजूद है तरुण जी, तनुज दीक्षित जी। तनुज जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। आप एडवोकेट हैं। तनुज जी, शुरुआत आज हम आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप बेहतर समझते हैं कि इस तरह के मामलात में क्या धाराएं लगती हैं और आखिर लगातार आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपके पास लगातार इस तरह के केसेस आते होंगे जो राशन माफिया से जुड़े हुए हैं। राशन माफिया, सबसे पहले तो हम इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे, राशन माफिया है क्या? आपको क्या लगता है ये क्या है ये और किस तरह से काम करता है? देखिए पंकज जी, मैं सबसे पहले आपको विस्तृत रूप से समझाता हूं। राशन माफिया जो है ये एक कोई बाहर की लॉबी है जो कि राशन संचालकों को माध्यम से ऑपरेट होती है। हम सबसे पहले समझे, जब सरकार गरीबों के लिए राशन आवंटित करती है तो ये राशन फिर राशन माफियाओं तक किस तरीके से पहुंचता होगा, ये बहुत बारीकी का विषय है। इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक दो पॉइंट में आपको समझाता हूं। जैसे कि गरीब परिवार होते हैं, प्रति परिवार सरकार का एक नियुक्त राशन है, एक तय राशन है, उतने किलो राशन एक परिवार को मिलता है। लेकिन आप देखिए कि घर में राशन कार्ड जो है वो एक से अत्यधिक सदस्यों के पास होता है। वो राशन जो है, मतलब जितनी जरूरत है उन जरूरत की सीमा से अत्यधिक रूप में उन गरीब परिवारों को आवंटित होता है, क्योंकि वो संयुक्त रूप से रहते हैं या एक घर में कई सदस्यों के राशन कार्ड होते हैं, या इस तरीके से देखा जाए तो उनको जो है एक परिवार के अंदर 2-2, 3-3 राशन कार्ड होने से, अब आप बताएं जिस परिवार की जरूरत 20 किलो 30 किलो राशन की है, उनको 160 140 किलो के आसपास का राशन अगर महीने का मिलेगा, तो यही लोग वो है जो वापस से राशन लेने के बाद में अपने राशन को उन संचालक, दुकान संचालक या बाजार में बैठे ये राशन माफिया, जिसे आप राशन माफिया बोलते हैं, इस टाइप के लोगों को ये औने पौने दाम में अपना राशन बेच देते हैं। जब ये अपना राशन बेच देते हैं तो वही राशन, देखिए वो लोग जगह जगह से इस तरीके का राशन, दुकानदार या इस तरीके के राशन माफिया इकट्ठा करते हैं और वो राशन फिर जो है वापस काला बाजारी होती है और उसके अलग भाव ताव होते हैं और अलग अलग जगहों पर जाता है। कई बार हम भी देखते हैं, जैसे मार्च में भी अगर आपको पता हो तो खरगोन जिला में शायद चावल का ट्रक पकड़ाया गया था, एक मुद्दा था, काफी समय चला। तो इस टाइप से बहुत छोटे बड़े काफी केसेस होते हैं हमारे प्रदेश में। अब हम अगर बात करें, ये तो हो गए राशन माफियाओं की किस तरीके से तस्करी होती है उस बारे में बात हुई है। अगर हम कानूनन रूप से बात करें तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की जो धारा 5 और 7 है वो मुख्य रूप से इस पे इम्प्लीमेंट होती है। साथ ही क्या होता है कि 420 की धारा, क्योंकि धोखाधड़ी हुई है, अमानत में खयानत हुई है, तो 409 की धारा, इसके अतिरिक्त अगर संयुक्त रूप से होता है तो 120B की धारा, इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए और कार्रवाई साथ साथ रासुका के अंतर्गत भी कार्रवाई होती है। तो इस तरीके से काफी सारे कानूनन प्रावधान है जिसके अंतर्गत
इन राशन माफिया और दुकान के ऐसे संचालक जो सरकारी इसमें है और अपने फिर भी उसके बावजूद भी अवैध रूप से राशन की खरीदी बिक्री कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं? वही सवाल है तनुज जी की धाराएं हैं, कानून है, बावजूद उसके इस माफिया पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? मैंने आपको बताया पंकज जी, जिस तरीके से ये छोटे छोटे जो परिवारों से लोग बाग चलते हैं, ये लालच में, पैसों के लालच में अपने राशन को बेच देते हैं क्योंकि उनको इतनी जरूरत नहीं है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ। सबसे पहले तनुज जी, अच्छी बात आपने, आपने अच्छी बात की, लेकिन आपने एक पक्ष की बात की है। हमारे साथ में मनीष मामा जी मौजूद हैं, जिन्होंने बाकायदा लगातार राशन माफिया के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। मनीष जी, तनुज जी ने एक बात कही कि जो राशन, एक परिवार में 3 से 4 लोग हैं और वो 3 से 4 उनके पास राशन कार्ड बने हुए हैं और जितनी मात्रा चाहिए राशन की ज्यादा पहुंच रहा है और वो किसी को बेच रहे हैं। एक तरह की तस्करी, तो एक तरह की गलत तो ये काम हुआ क्या। लेकिन क्या राशन माफिया इस तरह से काम करता है? राशन माफिया क्या, मुझे लगता है आप और बेहतर समझा पाएंगे मनीष जी। देखिए पंकज जी, कि राशन जो माफिया होते हैं, ये इन्होंने एक, इनका जो गिरोह है, ये छोटी छोटी जैसे 2 व्हीलर है, ये 2 व्हीलर पर गली गली में जाकर ये राशन खरीदते हैं। और ये गलियों में जब जाते हैं तो लोगों से ये जो राशन खरीदते हैं 8 रुपए 9 रुपए में, ये फिर 12 रुपए में बड़े राशन माफिया को बेचते हैं। 12 रुपए में जो खरीदते हैं वो फिर 16, 17, 18 रुपए में उसको बेचते हैं। जहां भी बेचे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल, जहां भी जाता है राशन। तो हमने जब शुरुआत में इस पे कार्रवाई करी थी, हमने तो ये छोटे छोटे जो ऑटो रिक्शा हैं या 2 व्हीलर पे जो लोग ये लेके जाते थे राशन 100-100, 200-200 किलो, हमने इनको पकड़ा जाके। हमने गलियों में भी लोगों को समझाइश भी दी कि आपको जो राशन सरकार दे रही है, ये सरकार 20 रुपए में खरीदती है और आपको 2 रुपए किलो में दे रही है, 1 रुपए किलो में दे रही है। तो इस प्रकार से आप इसका दुरुपयोग ना करें। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप कृपा करके ना लें। इस प्रकार से हमने जाके समझाइश भी दी है। फिर हमने देखा बड़ी मात्रा में इंदौर शहर के अंदर माफिया पनप रहे हैं। इनके ऊपर बड़ी बड़ी कार्रवाई भी हुई, रासुका जैसी कार्रवाई भी पुलिस ने करी है इन पे। खाद्य विभाग की टीम ने, हमने जाके जगह जगह देखा होगा, हमने पालदा क्षेत्र में बड़े बड़े गोडाउनों पे छापा मारा, बड़ी मात्रा में पकड़े हमने, गेहूं भी पकड़े हमने। तो ये माफिया, छोटा जो व्यक्ति होता है जो एक घर में रहता है, वो अपने घर में, आजकल इन्होंने एक नया सिस्टम चालू कर दिया है, तो इन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। हमको खबर मिलती है आजकल, जैसे घर, एक मकान है किसी बस्ती में, उस बस्ती के अंदर ये लोग राशन आसपास के लोगों से खरीदना चालू कर दिया इनने। फिर रात में या सुबह 5 बजे के आसपास ये लोग उसको बड़े ऑटो में, बड़ी गाड़ी में भर के और उसको करते, तो वो बहुत मुश्किल होता है वहां छापा मारना। फिर भी हमने 1-2 जगह हमने छापा मार कार्रवाई करी है, हमको सूचना मिली है। तो इन्होंने अपना जो, इतने छापे लगने के बाद, इतनी सख्ती होने के बाद, इन्होंने उसको खरीदना और बेचने का सिस्टम चेंज कर लिया इन्होंने, पंकज जी, चेंज कर दिया। तो इस प्रकार का जो एक मकान में इकट्ठा करना, एक बस्ती में सभी लोगों से खरीद के, वहां ज्यादा तकलीफ आ रही है। फिर ये बड़े राशन माफिया वहां से सेटिंग करके, उनको पैसा देके वहां से सुबह 5 बजे 4 बजे ये लोग गाड़ियों में ले जाते हैं। यानी मनीष जी, जो तनुज जी कह रहे हैं वही बात है कि जो आपने भी कही है कि जो लोगों के पास में पहुंचता है, राशन कार्ड के माध्यम से राशन पहुंचता है, वो राशन किसी को बेचते हैं और वो एक माफिया है जो बहुत सारा राशन खरीदता है और फिर वो किसी और को सप्लाई करता है। यही चेन है, यही चेन है। इसी चेन को हमने तोड़ने की पुरजोर कोशिश करी है। और अभी हमें कई लोगों के भी हमको ये मालूम चला है, अब हम 1-2 दिन में बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां छोटी छोटी जगह पे भी करने वाले। जी, अच्छी बात आप कह रहे हैं। अच्छा, एक जो आपको जो धमकियां मिली है, वो क्या धमकियां हैं और वो क्या कह रहे हैं आपसे? मुझे उनका यही कहना पड़ रहा है कि आप ये कार्रवाई रोक दें, इसको करे नहीं। अब अगर आपने कुछ करा तो फिर आप ठीक नहीं होगा। एक उसमें कोई महिला ने भी मुझे बहुत गालियां तक बकी उन लोगों ने, और धमकी बहुत जान से मारने की दी है। उसमें एक महिला भी शामिल है। मैंने पूरे नंबर संयोगितागंज थाने पे दे दिए थे, पुलिस उस पर जांच कर रही है।
लेकिन ये जी सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। अब इनको पूरी तरीके से नस्तीभूत करने का हम प्रयास करेंगे। जी जी जी। चलिए हम आपसे और बातचीत करेंगे। बिसरिया जी हमारे साथ मौजूद है। बिसरिया जी, आपने सब बातचीत की सुनी है, आपको लगता है कि इसमें एक और सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, कि जो कंट्रोल की दुकानें हैं, क्या संभव है कि वहां से भी जो है वो राशन निकलता हो, वहां से राशन बेचा जाता हो, जो जहाँ जो शहर में लगभग सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगहों पर राशन की दुकानें हैं, क्या आपको लगता है कि वहां से भी कालाबाजारी संभव है? देखिए, अपने जवाब की शुरुआत से पहले एक तो बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मनीष मामा जी काफी जी वरिष्ठ नेता है और एमआईसी सदस्य है, और इंदौर में ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और हमारे जो नगर परिषद की सरकार है वो भी बीजेपी की सरकार है। ऐसी स्थिति में जी भी अगर मनीष जी को धमकियां मिल रही हैं तो ये बहुत ही मतलब सोचनीय और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो जी गिर जी, आप तक पहुंच रहा हूं मैं। जी मनीष जी के जी कार्यों के बारे में मैंने भी बहुत सुना है। वो राशन माफिया के खिलाफ काफी कोशिश करते हैं, बहुत सराहनीय कार्य है, मैं उनके प्रयासों की बहुत सराहना करता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब मनीष जी जैसे व्यक्ति को अगर धमकियां दे रहे हैं लोग, तो माफिया के जो हौसले होंगे वो कितने बुलंद होंगे, ये इस बात का गवाह है। मेरा केवल उद्देश्य केवल ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि ये उनके कितने बड़े हौसले होंगे कि वो मनीष जी जैसे व्यक्ति को अगर धमकी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और कहीं ना कहीं इनके संरक्षक भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये केवल एक ऑर्गेनिक तरीके से माफिया पैदा हुआ होगा, कहीं ना कहीं इनको संरक्षण मिलता होगा। वो संरक्षण किससे जी मिलता है, कौन देता है, ऐसे संरक्षक को पता करके और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो एक साधारण तरीका है जो मैं आपको एक जनरल इन जनरल बता जी रहा हूँ। लेकिन जी दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, राशन माफिया मेरे ख्याल से पूरे भारत भर की समस्या है। आप भारत के किसी भी प्रदेश के अखबार पढ़ें, वहां की समाचार के बारे में पता करें, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत लंबे समय से राशन माफिया काम करता है, क्योंकि इसके पीछे के जो रीजन है वो सबसे बड़ी बात है कि जो कंट्रोल का जो वितरण होता है उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो राशन की जो दुकानें बांटी जाती है वो व्यक्तिगत संबंध और आर्थिक लाभ के अनुसार उनका वितरण होता है। तो जब किसी चीज की शुरुआती आर्थिक हितों के साथ होगी तो निश्चित तौर पर उसकी परिणति भी किसी न किसी भ्रष्टाचार के रूप में ही होगी। तो मेरा यही मानना है कि जी ये पूरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, और अच्छी बात है अगर मनीष जी जैसे लोग अगर इस प्रकार के प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा भी समर्थन है, हमारी पार्टी का भी समर्थन है कि निश्चित तौर पर राशन माफिया के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सही कहा। और गिर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आप सवाल करूंगा, लेकिन आप जो बोलना चाह रहे हैं उससे शुरुआत कर दीजिए। देखिए, शुरुआत की बात बोली पंकज जी आपने, सबसे पहले तो आपका आभार और धन्यवाद, साधुवाद। ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, इससे जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाने वाला है जो मैं बोलने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जनता को आगामी नव वर्ष, ये जो पाश्चात्य संस्कृति के तहत जो नया वर्ष मनाया जा रहा है हमारे सनातन का, तो बाद में आएगा, तो उसके तहत मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी को। अब देखिए, बात जो उठाई है मनीष जी ने, बिल्कुल गंभीर बात है और इस पे ध्यान जो है हमारी केंद्र सरकार का भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हर एक विषय को, भले ही छोटा हो बड़ा हो, बहुत गंभीरता से लेती है। और ये विषय तो जनता से जुड़ा हुआ है, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो जनता के लिए ही कार्य करने के लिए ही जाने जाते हैं, माने जाते हैं, पूरा विश्व उनके सामने इस चीज के लिए झुकता है, उन तक के भी ये विषय पहुंचा। और इसलिए तो भारत दाल आई है, इसलिए तो भारत राइस आया है। अब उसको हम कहीं ना कहीं नियंत्रण, एक कंट्रोलिंग सिस्टम में डाल रहे हैं। तनुज जी भी समझ रहे होंगे, तनुज जी मैं भी एक बॉम्बे हाईकोर्ट का एक छोटा सा लॉयर हूं, तो कानूनी भाषा में भी समझता हूं ऐसे चेन को तोड़ना कुछ दिक्कत हो रहा था। और जैसे मनीष जी के साथ में हुआ वो बहुत ही देखिए दुखद भी है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक महिला के बारे में जो बता रहे हैं कि इस प्रकार की अभद्र भाषा का जो उपयोग किया गया निंदनीय भी है, और लोगों को सबक सिखाना ये जो इस प्रकार के कामों में लिप्त हैं बहुत आवश्यक है। तो ये चेन तोड़ना आवश्यक था। तो देखिए, भारत दाल और भारत राइस और जो हमारी चीजें आ रही हैं, इससे कंट्रोलिंग कैसे होगी सबको मालूम है, क्योंकि रेट्स नियंत्रण में आ जाएंगे। 60 रुपए किलो करीब की दाल है। अभी नए टेंडर पूरे देश में हो चुके हैं, जिसकी डेट जो है नवंबर में चालू होनी थी, लेकिन इसका टेंडर आगे बढ़ा दिया गया है और वो फरवरी से आपको मिलेगी। ये पूरे
मेरे आप पार्टी के दोस्त ने भी जो बात बोली, आदर पूर्वक मैं उनका भी जो है बात रखता हूं। जो आपने बोला साहब, आपका सहयोग के लिए धन्यवाद, लेकिन आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे मोदी जी जनता की पूरी चिंता कर रहे हैं। और जब हमारा शीर्ष नेतृत्व वैसा है तो निश्चित रूप से आपका सहयोग हमें ये जरूर लगेगा कि जनता को इस बारे में जागरूक करें। लेकिन और भी ऐसे कोई विषय आए तो बिल्कुल पहुंचाइए, हम उसको हल करेंगे। और मनीष जी का ये जो पुराना चलाया हुआ कहीं ना कहीं एक अभियान था, इसको एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। इसके लिए मनीष जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी जनता तक के यही बात पहुंचाएं कि भारत दाल और भारत राइस का और जो बाकी अपनी चीजें आ रही हैं जो कि गवर्नमेंट के अधीन आ रही है, धीरे धीरे इसके ऊपर ज्यादा जाए। क्योंकि पहली बात तो पौष्टिक है, इनके ऊपर नियंत्रण है, मतलब प्राइस में, यानी कि इनकी कीमत में। दूसरी बात, उचित गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ही इन्हें पैक करवाया जाता है और समय सीमा का भी ध्यान रखा जाता है। एक और बहुत बड़ा जो विषय है, ये जिस प्रकार से चेंज चालू हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं कोरोना के टाइम पे जो हम मुफ्त राशन बांट रहे थे, जिसकी हमने और अभी समय सीमा बढ़ा दी गई है, उसके कारण से राशन जो है अधिक मात्रा में मार्केट में आ गया था। लेकिन कई बार विडंबना ये होती है कि अगर देखा जाए तो एक परिवार में 6 लोग हैं, राशन तो मिल गया लेकिन दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि आदमी बीमार है या वो पुरुष काम करने वाला नहीं रहा। दोनों एंगल है, मतलब हम उसको दूसरे एंगल से भी देखें तो अगर वो पुरुष कोई घर में जीवित नहीं है, बच्चे हैं छोटे, तो वो दूध के लिए, दवाइयों के लिए तो पैसे चाहिए। तो कई बार इस प्रकार के जो लोग हैं बरगलाने लगते हैं लोगों को और उनका राशन खरीद के इस धंधे में उन बच्चों को भी लीन कर देते हैं, जिसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये 18 वर्ष के ऐसे भी बच्चे मेरे को इसमें सुनने में बीच में आया था, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कठोर कार्रवाई करी थी। हमारी सरकार है, हमारी सरकार जनता के लिए कार्य करती है, तो निश्चित रूप से कोई भी विषय आता है उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है और इस विषय को जो है कैसे सुलझाया जाए ताकि जनता के लिए बेहतर से बेहतर कार्य कर पाया जाए और किसी प्रकार की कोई काला बाजारी, कोई चोरी नहीं होने देंगे। ये हमारा एक जो कह लीजिए कि एक हमारा मानना था, जनता के बीच में जाके हमने फ्रंट लिया था और उस फ्रंट को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नागरिक जो है, मैं भी एक गिलहरी मात्र के रूप में, एक छोटा सा व्यक्ति होने के नाते जो भी अपना सहयोग कर सकता हूं दे ही रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप से हमारी चीजें जो नियंत्रण करने वाली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है आगामी 1-1.5 महीने के बाद। वही मैं उसी पर आ रहा था कि सवाल यही है कि देखिए, किसी गरीब को अनाज दिया जाता है, उस अनाज को एक ऐसा काकस से, ऐसा एक नेटवर्क है जो उन्हें बदलाता है, जो आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें बदला कर उनसे खरीद लेता है। तो एक जो अरबों रुपए का जो नुकसान है सरकार का हो रहा है और कहीं ना कहीं गरीब का पैसा जो है वो ऐसे माफियाओं की जेब में जा रहा है। आपको लगता नहीं कि कानून तो है लेकिन उनको एग्जीक्यूट करवाने वाले जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं मुफीद काम नहीं कर पा रहे हैं, मुकम्मल काम नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रहे हैं और इसीलिए जो है ये नेटवर्क टूट नहीं पा रहा है। आप क्यों नहीं बहुत सख्ती के साथ में काम करते हैं? क्यों नहीं ऐलान कर देते हैं कि भाई ये अगर किसी ने किया, कानून को और सख्त कर सकते हैं भाई, क्योंकि भाजपा का अब तक आपका प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। तो आपको लगता नहीं कि बहुत मजबूती के साथ में और बहुत गंभीरता के साथ में काम किए जाने की आवश्यकता है कि कोई अगली बार कदम उठाने की कोशिश भी ना करे? बिल्कुल पंकज जी, देखिए ये उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी और उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जैसे कि मनीष जी, मैं तो मामा ही बोल के बोलूंगा क्योंकि हम सबके प्यारे भी हैं और वो मैं जिस परिवार से जुड़े, जहाँ जुड़े हुए हैं वो जहाँ जुड़े हुए हैं उस परिवार की देखिए कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष रहा है और उनका जो लक्ष्य है निश्चित रूप से वो पहुंचा ऊपर तक के, कहीं ना कहीं उनका अभियान सफल हो रहा है। देखिए जो आपने अधिकारियों की बात करी उनके ऊपर नियंत्रण करना, देखिए अगर हम इसको टेक्निकली हम जैसे देखें, मैंने बोला ना आपको, अगर हम राशन को कम जाने देंगे तो हो सकता है कोई भूखा सो जाए, भले ही वेस्ट हो जाए थोड़ी चीज, हमारा ये मानना है, लेकिन कोई भूखा नहीं सोए। आज इस देश में वैसे भी कोई भूखा नहीं सोता है, मेरा यही आप चीज को देखेंगे। लेकिन 1-1.5 महीने में भी जो राशन खराब हो रहा है इसके ऊपर ना हो, इसके लिए तो नई चीजें, जो नए कानून है उसको लाया जा रहा है। और अभी 10 दिन पहले एक कार्रवाई हुई है, भोपाल में हुई है, एक रायसेन में हुई है, जहां पकड़ा गया था, क्योंकि जो राशन मिलता है कंट्रोलों की दुकानों से जाता है। कहीं ना कहीं कई बार यह भी देखा जाता है जब ये राशन जाता है, मोहल्ले में छोटे छोटे घर रहते हैं, घरों में आजू बाजू मालूम पड़ जाता है कि इस घर में आज ये व्यक्ति राशन लेके आया है और इसी मोहल्ले के ही लोग रहते हैं जो इस चेन का हिस्सा है और ये पैसे का लालच है। ये पैसे के लालच को तोड़ने के लिए जो है पूरी रूपरेखा बनाने की आवश्यकता थी और कड़ाई से कानून का उल्लंघन करवाया जाए और कोई भी किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि ना हो इस राशन में। इसको ध्यान में रखते हुए ये भारत दाल लाई गई है और भारत राइस लाया गया है। तो ये जो अनाज, देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आके बताते हैं हमें मिलेट का आटा। गिजी सवाल वही उठता है कि भारत दाल और भारत जो आप चावल की बात कर रहे हैं वो भी आएगा सस्ते में,
लोग सस्ते में खरीदेंगे और बाजार नहीं। में जाके उससे महंगे वो बेच पैकेज देंगे। वो जो पैकिंग है पंकज जी, उसमें जी। इस तरीके से बनाया गया है कि जब वो मार्केट में रीसेलिंग के लिए जाएगी तो आदमी पकड़ा जाएगा, यही उसमें ट्रैप है। दूसरी बात, वो आम जन भी यूज कर रहा है। अभी ये देखिए, पहले क्या होता है, लंबा चावल, छोटा चावल, ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया ना, गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसकी अलग-अलग पैकिंग वैरायटी। करवाई गई है, ताकि हर व्यक्ति, इसमें ऊंच नीच जात पात वाली कोई बात ही नहीं आएगी, सामान्य रूप से हर व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है। और धीरे धीरे हम इसको नीचे कंट्रोलों की दुकानों पर जिस तरीके से ले जाएंगे, इसके ऊपर जब हम एक टैग लगा के देंगे, जब ये बिक गया तो रीसेलिंग के लिए नहीं आ पाएगा। अभी क्या होता है, कई बार वो चलिए। आदमी 1 किलो 2 किलो लूज पैकेट्स में ही बांध के दे देता है, कंट्रोल की दुकानें वाले भी गड़बड़ करते हैं। और ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, और ये नेटवर्क सालों से चले आ रहा था। 70 सालों में तो जो नहीं कर पाए कांग्रेस के लोग, हमने कर कर दिखाया है। उसके लिए कहीं ना कहीं जनता से और मेरे को लगता है कि मीडिया से शाबाशी भी मिलनी चाहिए, और खास करके जी, जी। हमारे मामा जैसे जो लोग हैं, अनुज जी जैसे लोग हैं, तनुज जी बैठे हैं, हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता भाई बैठे हैं, इन्होंने भी सहयोग किया इस चीज पे। तो सबका कहीं ना कहीं जो है वो धन्यवाद भी है इस चीज के लिए कि आगे आप ने इस चीजों को जरूरी है, उठाया, सब तभी तो हम सभी सही का कर साथ पाए। सभी का साथ भी बहुत जरूरी है, सबका तभी हम साथ, कर पाएंगे। सबका भैया विकास। मनीष जी, जी बिल्कुल। मनीष जी, क्या लगता है, जिस आपने किस तरह से कार्रवाई की, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, आपके मन में क्या भाव आया? क्योंकि एमआईसी मेंबर तो बहुत सारे हैं, पार्षद बहुत सारे हैं, नेता बहुत सारे हैं भाजपा के, लेकिन आप जिस ढंग से एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, तो ये भाव कब पैदा हुआ और कैसे आप कार्रवाई करवाते हैं, तरीका क्या है? देखो, जब मुझे इस विभाग का प्रभारी बनाया गया था, जी तो मुझे काम करना था इस विषय, मतलब इसको लेकर। तो जब मैंने देखा कि एक कंट्रोल जिस प्रकार से राशन खरीदते हैं, फिर मुझे धीरे धीरे मैंने इसके अंदर तह तक गया, तो इस प्रकार की कालाबाजारी खरीदते हुए मुझे गाड़ियां दिखी कई गलियों में। तो फिर मैंने इसको रोकने का प्रयास करा। शुरू में हमने एक ऑटो से इसको शुरू करा था पकड़ना, फिर बड़े बड़े गोडाउनों तक हम अपने आप पहुंच गए, हमको लोगों ने पहुंचा दिया। और इसमें आपको जी बहुत ये बताऊं कि इसमें पूरी प्रशासनिक जितने भी अधिकारी, सब लोगों ने ईमानदारी पूर्वक इसमें हमारा साथ दिया। रात में भी हमने 2-2 बजे तक हमने अनाज जाके पकड़ा, 2-2 बजे गोडाउन पे, 2-2 बजे अधिकारी सब आए। ये जी माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय हमारे तत्कालीन शिवराज जी थे, उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला। प्रशासनिक अधिकारी इन्होंने हमारे साथ मिलकर रेड मारी है। पुलिस भी हम बुलाते थे रात में, थाने से पुलिस, थाना प्रभारी, सब लोग आ जाते थे कार्रवाई में। हमें किसी भी प्रकार का ये नहीं लगा कि इसमें किसी अधिकारी को हमने बुलाया और वो नहीं आया। और हमने कंट्रोल पे भी छापे मारे। हमको कंट्रोल की सूचना मिली कि कंट्रोल पे हो रही है, तो आपने देखा होगा बाणगंगा क्षेत्र में हमने कंट्रोल में गेहूं भी पकड़े थे, चावल भी पकड़े थे, और उसको सील करवा दिया था कंट्रोल। जी जी तो बिल्कुल। उसमें फूड डिपार्टमेंट की पूरी टीम हमारे साथ थी। तो मनीष जी, क्या आपको लगता है, मनीष जी, जिस ढंग से आप सक्रिय होकर, हालांकि आप चूंकि इस विभाग के प्रभारी हैं तो आप बेहतर ढंग से काम कर पा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे शहर में यदि इस बात को पहुंचा दिया जाए कि हर आम आदमी के पास में एक नंबर हो, और यदि उसे लगता है कि कालाबाजारी हो रही हो और वो आपको फोन करता है, तो आपको लगता है कि इस पूरे अभियान को बहुत व्यापक रूप से किया जा सकता है? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगभग पूरे इंदौर में फोन आते हैं। अगर कोई, मैंने आपको जैसा बताया कि पहले गाड़ियों में ये खरीदने जाते थे राशन, सूचना मिलती थी कि यहाँ पे गाड़ी में एक ये माइक लगा के खरीदते राशन, क्या चावल दे दो, गेहूं दे दो, अनाज दे दो। तो इस प्रकार से माइक पे जो आवाज, ये सिस्टम बंद हो गया। मैंने जैसा आपको बताया कि हमने यहाँ तक तो चेन तोड़ दी इनकी कि जो ये खुले रूप से, अब मुझे लगता है कि बहुत कम होता है ये। अब इन्होंने जो नई चैनल चालू करी है, नई चैनल पंकज जी, कि जो घरों के अंदर एक व्यक्ति खरीदता है आसपास से, फिर ये घरों से सुबह ले जाते हैं। ये चैनल हमको, इस चैनल पे हमारा फोकस है, ताकि लगभग हमने ये तो खरीदी जो करते थे खुलेआम, ये बंद हो गया इंदौर में। ये मैं आपको दावे से एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जी जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन हम बात कर लेते हैं तनुज जी से। तनुज जी, आपको लगता है, जो मैंने सवाल गीत जी से किया, कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करने से पहले, अनाज की खरीद फरोख्त करने से पहले 10 बार सोचे कि यदि उसने ऐसा किया तो उसके साथ में जो है बहुत सख्ती के साथ में काम किया जाएगा। हम कोई और घटना होती है तो हम घर जो है वो प्रशासन घर तोड़ता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की सख्ती ऐसे लोगों के साथ में यदि की जाए
तो ये काम रुक सकता है? देखिए, जहां तक प्रशासन के घर तोड़ने की बात है, ये एक प्रशासनिक निर्णय है और मैं ऐसे निर्णय की सराहना करता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से जब कभी भी इस तरह की कार्रवाई हुई है, वो लोग बहुत ही उस किस्म के भी रहे हैं जो ऐसी जरूरतें पड़ी हैं। हालांकि यहाँ जब बात राशन की करते हैं तो देखिए, बात मनीष शर्मा जी मामा जी जो बात कर रहे हैं भंडारण की, निश्चित रूप से इस पे कोई कठोर कार्रवाई, जिस तरीके से भंडारण की कार्रवाई मैंने आपको धाराएं बताई जैसे कि होती है राशन माफियाओं पर या इस तरह के कंट्रोलर्स पे या कोई गोडाउन पर या गोडाउन मालिक पर, ठीक इसी तरह अगर कोई गरीब बस्ती में भी अगर कोई जरूरत से ज्यादा राशन घर में इकट्ठा कर रहा है तो उस पर भी इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए और समय से पहले सूचना लगने पे ऐसे ही उस पर प्रावधान बनने चाहिए। साथ ही साथ पंकज जी, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जहां तक मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा सरकार शासन, मामा जी आपको भी एक मैं मतलब सलाह दे रहा हूं कि आप प्रशासन में बैठे हैं, आप आईएमसी के मेंबर हैं इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, अगर सरकार तक ये चीज कैसे भी पहुंचे कि राशन कार्ड कितने हैं एक परिवार में, इसकी विस्तृत जानकारी हो और क्या वाकई में उस परिवार में जरूरत से ज्यादा राशन सप्लाई होने में ही अगर कमी आ जाएगी तो मुझे लगता है बहुत हद तक ये कालाबाजारी में भी दुविधा देगा और इस तरीके से कालाबाजारी में सफल हो पाएगी। तो सबसे पहले ये देखें कि एक परिवार जो संयुक्त रूप से रह रहे हैं, कितने राशन कार्ड अलॉटेड है, और जब तक वो एक ही पते पर है, जैसे उनसे कोई प्रमाणिकता ली जाए इस तरीके की, और अगर वो एक ही पते पर है तो उनको फिर उतना राशन अलॉट ही ना करें जिसे वो बाहर बेच सके, कालाबाजारी कर सके। तो ये इस तरीके से बना दिया जाए तो शायद काफी हद तक लगाम हो सकती है। जी गीत जी कुछ क्या चाह रहे हैं? जी मेरे भाई ने जो बात बोली है तनु जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके ऊपर जो है कार्रवाई की गई थी पहले, लेकिन होता क्या मैं आपको बताता हूँ उसको इसमें रियलिटी में क्या दिक्कत आ रही थी। देखिए, एक व्यक्ति है, आज उसके घर में गाड़ी नहीं है, आज उसके घर में बच्चे छोटे हैं, आज वो पढ़ाई कर रहा है, उसके पास में एक जो है निम्न दर्जे का जो राशन कार्ड जो दिया जाता है जिसपे अधिक सुविधाएं मिलती हैं वो है उसके पास, नीला राशन कार्ड जिसको हम बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होते हैं और उसका जो थोड़ी इनकम है वो बढ़ जाती है, पारिवारिक स्रोत जो है आय के वो जब बढ़ जाते हैं तो वो आय जनरली आप देखेंगे तो वो राशन कार्ड को चेंज करवाने के लिए कभी कलेक्ट्रेट जाके नहीं बोलता है कि मुझे मेरी आय बढ़ गई, इसको चेंज कर दिया जाए। तो आप किस प्रकार से, पहली बात ये नियंत्रण करेंगे। दूसरी बात क्या होता है, कई बार जैसे कोई व्यक्ति है उसकी नौकरी मिल गई, टेम्पररी नौकरी करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको कभी काम मिला, किसी महीने काम नहीं मिला, लेकिन बात वही है ना कि इस देश में कोई भूखा ना सो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अन्नदाताओं का देश है, किसानों का यहाँ पर जो है बहुत हमलाओं के ऊपर जो है एहसान है उस चीज के लिए जो वो अन्न जो है हमें दे रहे हैं। लेकिन जो आपकी बात है कि वेस्ट ना हो, कालाबाजारी ना हो, उसके लिए बहुत सारे नियम जो है आप तो खैर बिल्कुल, तो सिस्टम जो है वो निश्चित रूप से तैयार हो ही गया है और फरवरी तक के आपको भी देखने में मजा आएगा, क्योंकि उस प्रकार की जो चीजें हैं वो नियंत्रण में कहीं ना कहीं आ जाएंगी। और मैं मामा को भी इस चीज के लिए धन्यवाद बोलूंगा, और उनका संघर्ष भी जो है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कब से संघर्ष में लगे होंगे तब आज ये जी लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मामा जी आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप समझिए एक एक चीज के लिए, तो मेरा ये सोच है कि ये मेहनत अभी भी जो जारी है, इसका मतलब निरंतर रूप से अभी भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं बन पाया है कानून, या इतना स्ट्रॉन्ग अभी भारत दाल आई नहीं है। अभी भारत दाल फरवरी से जो है वो टेंडर के माध्यम से मध्य प्रदेश में आने लगेगी, अन्य राज्यों के भी टेंडर हो चुके हैं। ये डेट नवंबर की थी और इसके बाद में जो वो प्रक्रिया में जी समय चूंकि कम है तो हम बात करते हैं शशिकांत जी बहुत सारी बातें हुई, अलग अलग तरह से हमने बातचीत की, लेकिन आपको लगता है कि इसे रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ सख्त कानून और उसके एग्जीक्यूशन की आवश्यकता? शशिकांत जी, सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भाई गीत जी जो काफी भावनात्मक बातें करते हैं, और बीजेपी के प्रवक्ताओं की खासियत ही होती है भावनाओं से आपके साथ खेलना, तो आप बहुत अच्छी है भाई साहब, मैं तो सच बोल रहा हूँ। तो बातें जो आपने उदाहरण देना चाहते, पहली बात तो आपने ये बताया कि ऐसे कई लोग हैं, कई घर हैं जो बीमारी के कारण अपनी इलाज नहीं करा पाते हैं, या उनके घर में इतनी भीषण समस्याएं हैं कि उनको बरगला करके उनसे राशन खरीद लिया जाता है। तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक है कि आपके 20 साल के शासन के बावजूद भी मध्य प्रदेश में आपको किसी परिवार के लिए कहना पड़े कि वो अपने घर के बीमार लोग। शशिकांत जी बहस बड़ी हो जाएगी, ये उसका जवाब देंगे, मैं समय कम है। जी बोलिए।
जैसा कि तनुज जी ने कहा था कि राशन कार्ड का भौतिक सत्यापन वाकई में एक उचित उपाय है। यदि आप समय से मतलब बारंबार समय समय पर अगर आप भौतिक राशन कार्ड का भौतिक सत्यापन करेंगे, लोगों की गिनती करेंगे कि वाकई में उनकी जरूरत है या नहीं, तो ये क्रांतिकारी उपाय है और इससे राशन माफिया पे काफी कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा जो आपका सवाल था, देखिए कानून मेरे ख्याल से वकील साहब ने बताया है, एक से एक बड़े कानून इसके अंदर जुड़े हुए हैं, 420 जैसी धारा जुड़ी हुई है, तो ये काफी सख्त कानून है। केवल कानून बदलते रहने से, धाराएं बढ़ा देने से कभी भी किसी के अंदर डर नहीं बैठता है, डर बैठता है कार्रवाई से। यदि आप उचित समय पर और गलत लोगों पर कार्रवाई करेंगे और बार बार कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर राशन माफिया को कमर तोड़ी जा सकती है। मनीष मामा जी जैसे लोगों का प्रयास बहुत सराहनीय है, और यदि से बीजेपी के लोग सत्ता में रह करके राशन माफिया को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है वो 2-4 महीने के अंदर ही राशन माफिया को खत्म किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात करें, बहुत अच्छी बात करें शशिकांत जी, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि यदि जो सरकार यदि चाहेगी तो उसे अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन गीत जी ने इस बात का आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि जो गीत जी कह रहे हैं वो मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट और मोहन सरकार जो है, मोहन यादव सरकार, उन्हीं का ये मत है और ये कमर कसकर जो है इस पर काम करेंगे। लेकिन आम जनता भी इसे उम्मीद की तरह से देख रही है गीत जी कि जो बदलाव हुआ है और वो ये महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है, जो माफियाज हैं, उन पर कंट्रोल हो और कोई हिम्मत नहीं करे गलत करने की, और आम जनता के पैसे को की जो है वो अपनी जेब में भरने की कोशिश ना करे। इस पर जरूर सरकार को काम किया जाना चाहिए। बहुत सारा धन्यवाद गीत जी, तनुज जी, मनीष जी और शशिकांत जी। आप देखते रहिए साथ बनिए। नमस्कार।